ठीक है। आज हम है ना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जीवों में जनन। ठीक है, अब सब ध्यान से देखना। पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जीवों में जनन क्या होता है। ठीक है, जो जीव होता है, जीवों का जो जनन है वो जनन करना जीवों में एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, जो कोई सा भी जीव हो, कीट हो, पादप हो, इधर से मनुष्य हो, कोई सा भी जीव जंतु हो, तो सभी सजीवों में जो जनन होता है वो उनका विशिष्ट लक्षण होता है, जिसमें जीव क्या करते हैं, जीव स्वयं के समान संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या है, उनका विशिष्ट लक्षण माना गया है। जिस दिन जीव उत्पन्न होता है और जिस दिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है उस समय को हम बोलते हैं जीवन अवधि। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, जो जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, जिसके द्वारा जीव स्वयं के समान, जिसके द्वारा जीव स्वयं के समान संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन का, जनन जीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है, जिसमें जीव क्या करता है, स्वयं के समान ही संतति उत्पन्न करता है। अब कोई सा भी जीव हो, कीट हो, प्लांट हो, मनुष्य हो, कोई सा भी जीव हो, तो जीव क्या करेगा, जनन के द्वारा अपने समान ही संतति उत्पन्न करता है। आगे पहला पॉइंट समझ में। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर इंट्रोडक्शन में, जीवों के जन्म से, जीवों के जन्म से लेकर, जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, जिस दिन जीव क्या हो, जिस दिन जीव उत्पन्न होता है, ठीक है, और उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो, ऐसा नहीं किसी दुर्घटना के कारण या हमने किसी को मार दिया, किसी कीट को या किसी प्लांट को नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, जिस दिन जीव उत्पन्न हो रहा है और जिस दिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु, स्वयं प्रकृति में अपने आप ही मर रहा है, उस समय को क्या बोलते हैं, हम जीवन अवधि कहते हैं, या उस जीव के जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकृति में बहुत सारे जीव हैं, ठीक है ना, सभी जीवों की जीवन अवधि क्या है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, लेकिन जैसे अपनी बुक में बहुत सारे जीवों की जीवन अवधि दे रखी है, जैसे कछुए की दे रखी है 100 से 150 साल दे रखी है, बरगद की 140 साल दे रखी है, कौवे की लगभग 140 वर्ष, या लगभग बहुत सारे जीवों की ऐसे जीवन अवधि दे रखी है। लेकिन अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, जैसे कि कोई जीव कछुआ है, कछुए की जीवन अवधि आप लोगों ने कहीं पढ़ी होगी 100 वर्ष, ठीक है ना, किसी बुक में 150 वर्ष लिखी हुई है, गूगल पे देखोगे तो 140 वर्ष लिखी हुई है। तो ये जीवन अवधि का जो क्वेश्चन है ना, वो कभी भी आता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग, अभी मैं बहुत सारे जीवों की जीवन अवधि बताने वाला हूँ आप लोगों को, भाई इस जीव की जीवन अवधि इतनी होती है, तो उस जीव की जीवन अवधि आप लोगों को याद नहीं करनी, लेकिन बुक में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि भाई धान की जीवन अवधि कितनी है या मनुष्य की जीवन अवधि कितनी है। अब आप लोगों से पूछा जाए मनुष्य की जीवन अवधि कितनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि हमारी जीवन अवधि 100 साल है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। कोई व्यक्ति जिनकी प्राकृतिक मृत्यु 60 साल में हो जाती है, कोई आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो 100, 120, 130, कुछ बुजुर्ग जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा, वो इतने समय तक, जो पहले के व्यक्ति हैं वो इतने समय तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जो आज के लेटेस्ट जो प्रजाति अपनी चल रही है, वो 70, 80 साल में आसानी से प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य की जीवन अवधि वैसे तो 100 साल है, लेकिन सभी जीवों की जीवन अवधि कोई फिक्स नहीं होती है,
ठीक है। इसलिए जो अभी मैं जीवन अवधि बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो आप लोग याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बुक में दे रखी है तो उसके अनुसार मैं बता दूंगा अभी भाई, ये तो आप लोगों को याद कर लेनी है। अब देखो, जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। कुछ जीव की जीवन अवधि में आप लोगों को लिखा रहा हूं, ठीक है, उनको नोट करना। एक साइड टेबल बना लेते हैं हम। जीवों का नाम और उनकी आयु, ठीक है। पहला जीव धान। धान तो जानते हो आप लोग, धान को अपन बोलते हैं चावल, ठीक है। चावल की जीवन अवधि बताई गई है 5 से 6 माह। दूसरा है इसमें गुलाब। गुलाब की जीवन अवधि है 10 वर्ष। कछुआ। कौछे की जीवन अवधि है 100 से 150 वर्ष। नंबर 4 घोड़ा। घोड़े की जीवन अवधि है 30 से 40 वर्ष। 5वां है हाथी। हाथी की जीवन अवधि है 60 से 90 वर्ष। 6ठा है मे फ्लाई। ये एक कीट है मे फ्लाई। मे फ्लाई की जीवन अवधि है 1 दिन, ठीक है। 7वां कीट है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी की जीवन अवधि है 1 माह। सबको नीचे तक दिखाई दे रहा है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें में घरेलू मक्खी आ गई, ठीक है। तितली। तितली की जीवन अवधि है 1 से 2 हफ्ते की, ठीक है। अब इसको मिटा दूं, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो जाएगी ना सारी की सारी। तो धान की जीवन अवधि है 5 से 6 माह और गुलाब की जीवन अवधि है 10 वर्ष और कछुए की जीवन अवधि है 100 से 150 वर्ष। घोड़े की जीवन अवधि है 30 से 40 वर्ष। हाथी की जीवन अवधि है 60 से 90 वर्ष। मेफ्लाई की जीवन अवधि है 1 दिन की और घरेलू मक्खी की जीवन अवधि है 1 माह की। तितली की जीवन अवधि है 1 से 2 हफ्ते की, ठीक है। इसके बाद भी और भी जीव हैं, जैसे नवा बरगद। बरगद की जीवन अवधि है लगभग 300 वर्ष। कुछ बुकों में इसको 400 वर्ष भी बताया गया है, ठीक है, देख लेना, ठीक है ना। जैसे अगर गूगल पे देखोगे आप लोग तो कुछ बुक भी है उसमें इसको 400 वर्ष बताया गया है, लेकिन अपनी बुक में लगभग ये 300 वर्ष है। केला। केले की जीवन अवधि बताई गई है 25 वर्ष। गाय। गाय की 25 वर्ष। तोता। तोते की लगभग 140 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। घड़ियाल 160 वर्ष। कौवा 15 वर्ष। आम
200 वर्ष, पीपल 2500 वर्ष, चूहा 3 वर्ष, मेंढक 35 वर्ष, सिकोया, इसका पूरा नाम है सिकोया जाइजेंटम, सिकोया की है 3000 से 4000 वर्ष, लोरिया भी प्लांट है, इसके है 11300 वर्ष, बंदर की है 26 वर्ष, कुत्ते की है 15 से 25 वर्ष, फल मक्खी की है 6 माह। ठीक है, अपनी बुक में दे रखे हैं ये सारे। ठीक है, तो अपनी बुक के अनुसार मैंने कुछ और भी अलग अलग सिकोया, मेंढक, बंदर, कुत्ता, फल मक्खी, ठीक है, ये चूहा, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा से मतलब ये है कि अपनी बुक में कहीं ना कहीं इन जीवों का नाम आया है। ठीक है, तो जिन जिन जीवों का नाम आया है और जिनकी आयु दी गई है वो सारे मैंने पूरे सिलेबस में से निकाल के मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा और बता दी, भाई ये वाले भी हैं। तो अब आप लोगों में से देखो, आप लोग सोचते होंगे कि इनको याद करना है या नहीं करना है। ठीक है ना, इनको याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव की जो आयु है वो फिक्स तो होती नहीं है, आपको पता है ये बात तो। ठीक है ना, इसलिए इन जीवों की आयु आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन कौन से जीव जैसे अपन को कॉमन याद रखने हो तो कौन सा जीव याद रखें? एक तो ये 6 नंबर का, इसको याद रखना है, मेफ्लाई। क्योंकि मेफ्लाई ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई एक दिन तक मतलब एक ही दिन में अपना जीवन अवधि पूरा करने वाला कीट कौन सा है, तो वो कीट है मेफ्लाई। ये मेफ्लाई क्या करता है, एक ही तो दिन में तो पैदा होता है, एक ही दिन में ये वयस्क होता है, एक ही दिन में ये रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन करता है, और एक ही दिन में ये बच्चे देकर मर जाता है। तो एक तो इसका याद कर लेना, मेफ्लाई। आप लोगों से पूछा जाए कहाँ गया ये कछुआ, भाई जंतुओं में सबसे ज़्यादा आयु का कछुआ होता है। ठीक है ना, कछुआ छोटा है ऐसा मत समझना ये हाथी कहाँ गया, ये हाथी ज़्यादा बड़ा है तो 60 से 90 वर्ष सबसे ज़्यादा हाथी की आयु होती होगी, इसकी आयु नहीं होती। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कछुए की। जंतु मतलब जंतुओं में जो सबसे ज़्यादा आयु बताई गई है वो 100 से 150 बताई गई है। आप लोग गूगल पे देखोगे तो लगभग 140 वर्ष इसकी आयु दे रखी है। तो अपन को कोई सी भी आयु रटनी नहीं है, भाई इसकी तो 140 होती है, 150 होती है, या आप लोग बोलोगे हमारे टीचर ने तो ये 130 बता रखी है, 120 बता रखी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। लगभग जीवों की आयु हो मानी गई है ये वैज्ञानिकों के द्वारा। तो एक तो मेफ्लाई का याद रखना, एक कछुए का याद रख लेना, और एक आप लोग ये सिकोया 3000 से 4000, और एक लोरिया 11300 वर्ष। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, लगभग ये 4 आयु आप लोगों को याद रख लेनी है। और याद करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन का मतलब क्या है, जो जनन होता है वो सभी सजीवों का क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है, जिसमें जीव क्या करते हैं, स्वयं के समान संतति उत्पन्न करते हैं। मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा बच्चा पैदा होगा, अगर गाय है तो गाय के जैसा बच्चा पैदा होगा, कीट है तो कीट के जैसा बच्चा पैदा होता है। तो जीव क्या करते हैं, स्वयं के समान संतति उत्पन्न करते हैं। और जीवों के जन्म से लेकर जिस दिन जीव पैदा हुआ और जिस दिन उसकी क्या हुई, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, जिस दिन पैदा होता है और जिस दिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, उस समय को हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। लगभग ये अपने कोर्स के अनुसार जीवन अवधि बताई है मैंने सभी जीवों की। धान मतलब चावल, चावल का जो जीवन अवधि है 5 से 6 माह, गुलाब की जीवन अवधि है 10 वर्ष, कछुए की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष, घोड़े की जो जीवन अवधि है वो 30 से 40 वर्ष, हाथी की जीवन अवधि है 60 से 90 वर्ष, मेफ्लाई की जीवन अवधि है वो 1 दिन की होती है, घरेलू मक्खी की जो जीवन अवधि है वो 1 माह की होती है, तितली की जो जीवन अवधि है वो 1 से 2 हफ्ते की होती है।
इसी प्रकार से जो बरगद की जीवन अवधि है वो 300 वर्ष होती है, जो केले की जीवन अवधि है वो 25 वर्ष होती है, और जो गाय की जीवन अवधि है वो 25 वर्ष, तोते की जीवन अवधि 140 वर्ष, मगरमच्छ की जीवन अवधि होती है 60 वर्ष, घड़ियाल की जीवन अवधि होती है 160 वर्ष। अब आप लोग यहाँ भी ध्यान देना, बुक में थोड़ा क्या है कन्फ्यूजन है, आप लोग बोलोगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है। अब बुक में क्या कन्फ्यूजन दे रखा है कि कोई बुक में तो 60 दे रखा है और कोई बुक में ये एक डंडा लगा रखा है 160 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो मगरमच्छ और जो घड़ियाल होता है वो दोनों अलग अलग प्रजाति के मगरमच्छ हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिसका मुंह चौड़ा होता है, ठीक है ना, वो तो होता है मगरमच्छ, और जिसका मुंह लंबा होता है, ठीक है ना, वो होता है घड़ियाल, ठीक है। तो कुछ बुकों में तो क्या कर रखा है, इस मगरमच्छ को क्या मान लिया, घड़ियाल मान लिया, और घड़ियाल का चित्र दे दिया और मगरमच्छ बता दिया, ठीक है ना। तो मगरमच्छ तो आप लोगों को कौन सा समझना है, जिसका मुंह तो चौड़ा होता है ना, वो तो होता है मगरमच्छ, और घड़ियाल कौन सा है, जिसका मुंह लंबा होता है। देखना आप लोग डायग्राम देखना गूगल पे डाल के, तो उसमें देखोगे तो घड़ियाल जो इसका होता है उसका मुंह लंबा होता है, तो वो घड़ियाल है। तो मगरमच्छ की जीवन अवधि तो 60 वर्ष है, घड़ियाल की जीवन अवधि 160 वर्ष होती है। और कौवा है, इसकी जीवन अवधि 15 वर्ष है। जो आम है उसकी जीवन अवधि होती है 200 वर्ष। आम मत समझ लेना, आम के वृक्ष की जीवन अवधि बता रहा हूँ मैं। एक तो आप लोग बोलो भाई आम तो हम 200 साल इतने साल तक थोड़े रख सकते हैं सर, ठीक है ना। तो ये आम के पादप की जीवन अवधि है, आम की नहीं है। पीपल की जीवन अवधि 2500 वर्ष, और जो चूहा है उसकी जीवन अवधि 3 वर्ष। मेंढक है उसकी जीवन अवधि 35 वर्ष। सिकोया जाइजेंटम इसका पूरा नाम है, लिखने में नहीं आ रहा तो अपन सिकोया से काम चला लेंगे, 3000 से 4000 वर्ष। लोरिया पादप है, इसकी 11000 से 11300 वर्ष। बंदर है 26 वर्ष। कुत्ता है 15 से 25 वर्ष, और फल मक्खी है 6 माह की, ठीक है। तो ये सब जीवन अवधि बताई गई है, ठीक है। आप लोग इसको रोक लेना और रोकने के बाद नोट्स लिखना स्टार्ट कर लेना। ये लाइन से ये बिल्कुल आपको कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसा जैसा मैं बोर्ड पे लिखाया जा रहा हूँ वैसा का वैसा पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि मैं सारा बोर्ड पे लिखा दूंगा। आप लोगों को तो घर पे इसको केवल नोट करना है, नोट्स स्टार्ट कर देना बनाना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये ऐसे लिखना, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगला पॉइंट है इसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। अब ये जो जीवन की विभिन्न अवस्थाएं वो कौन से जीवन की पढ़ने वाले हैं हम, मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, ठीक है। अब मनुष्य के जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे होता है, वो सारा पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जो भी जीव होगा, मनुष्य जो जीव है वो या तो नर के रूप में पाया जाता है, या किसके रूप में पाया जाता है, मादा के रूप में पाया जाता है। हम तीसरे जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे किन्नर वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जो रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब जो जनन करते हैं, जनन करने वाले जीवों की हम बात कर रहे हैं। तो जो जनन करने वाले जो जीव हैं वो नर है या मादा है। नर कौन सी अवस्था में होता है, 2n अवस्था में, ठीक है। और मादा भी कौन सी अवस्था में होती है, 2n अवस्था में। मतलब हमारा जो शरीर है वो कौन सी अवस्था में, अभी 2n अवस्था। मतलब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका, वो 2n अवस्था में। 2n अवस्था का मतलब है 2n बराबर 46 गुणसूत्र, ठीक है। कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में, 46। शरीर में नहीं, एक कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कोशिका में जो 2n कोशिका होती है, उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो अभी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने हैं, 46। तो अभी जो मनुष्य है और जो नर और जो मादा है वो कौन सी अवस्था में, 2n अवस्था में। जो नर होता है उस नर में नर जनन अंग, जो नर जनन अंग है वो कौन से होते हैं, वृषण, ठीक है। और जो मादा हैं उसमें
मादा जनन अंग कौन सा होगा? अंडाशय। ठीक है, वृषण नर के शरीर का ही अंग है, तो ये कौन सी अवस्था में होगा? 2n अवस्था में। ये जो अंडाशय है वो अंडाशय भी किसके शरीर का अंग है? मादा के शरीर का अंग है, तो ये भी कौन सी अवस्था में है? ये भी है 2n अवस्था में है। ठीक है, फिर जो वृषण है और जो अंडाशय है, तो वृषण और अंडाशय की कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने 11वीं में पढ़ चुके हो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ आउटलाइन बता देता हूँ, समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है, जिससे अपन को थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक कोशिका है, ये कोशिका है 2n कोशिका। ठीक है, ये भी एक कोशिका है, ये भी क्या नाम है इसका भी? 2n कोशिका। ये कोशिका एक कोशिका से दो भागों में बट गई, ये बट गई और ये बट गई। ये भी कोशिका क्या हुई? दो भागों में बट गई, ये बट गई और ये बट गई। ठीक है, यहां से जो कोशिका दो भागों में बटी, इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रही? 2n 2n। यहां से जो कोशिका दो भागों में बटी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रही? 2n 2n। तो इन कोशिकाओं को तो क्या बोलते हैं हम? जनक कोशिका। और इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम? संतति कोशिका। देखो मैं आप लोगों को 0 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। 0 से मतलब मैं मानता हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर एक वर्ड को अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, छोटा से छोटा वर्ड हो या कोई बड़े से बड़ा वर्ड हो, तो आप लोगों को बीच में नहीं हो। क्योंकि कई बच्चे हैं, मुझे पता है कि अपने यहाँ लॉकडाउन लगने की वजह से 11th कई लोगों ने पढ़ी ही नहीं है, मतलब नाम मात्र का एडमिशन हुआ, नाम मात्र की कोचिंग गए और नाम मात्र का आप लोगों ने घर पे स्टडी की। ठीक है ना, तो आप लोगों को मुझे पता है कितना आता है या कितना नहीं आता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक छोटी से छोटी बात ही बता रहा हूँ। फिर भी कोई बात, इन सब जो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, इनमें से कोई सी भी बात आप लोगों को समझ में नहीं है ना, तो आप लोग कमेंट्स कर देना, सर हमें ये लाइन या ये पॉइंट या ये जो भी है वो समझ में नहीं है, अगली क्लास में आप इसको वापस डिफाइन करें, मैं अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ध्यान से देखो, ये जो कोशिका है, ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को बोलते हैं जनक कोशिका। इन कोशिकाओं से जो भी कोशिकाएं बनती है उनको बोलते हैं हम संतति कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो, जब मातृ कोशिका या जनक कोशिका से, ध्यान से देखना, जब जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किसके समान हो? जनक कोशिका के समान हो, तो उस विभाजन को तो हम क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, जब जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में, ये संतति कोशिका है ना, तो जनक कोशिका से उत्पन्न संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से क्या रह जाए? आधी रह जाए। जनक कोशिका से क्या रह जाए? आधी रह जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर ये है जनक कोशिका, ये भी जनक कोशिका है, ये भी जनक कोशिका है, इन दोनों में कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जब वृषण की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। और अंडाशय की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। आगे बात समझ में? तो ये बात आगे होगी समझ में, जब मैं लिखाऊंगा ना तब ये सारी परिभाषाएं मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, अभी तो केवल समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इन दोनों कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये 2n से अब ये कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? n। ये कोशिका भी कैसी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी n। ठीक है, फिर शुक्राणु और अंडाणु में संलयन होगा। शुक्राणु अंडाणु में क्या होगा? संलयन होगा। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना, जब शुक्राणु और अंडाणु जुड़ते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं हम निषेचन। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु जुड़ते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? निषेचन। अब निषेचन की परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट याद हो गई कि निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु हो गई व अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आगे बात समझ में सबको? ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्लास में बैठे रहना है, सुनते रहना है, आप लोगों को आसानी से याद होता जाएगा। तो निषेचन किसे कहेंगे? शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रथम कोशिका बनती है, उसको बोलते हैं हम युग्मनज।
क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो ये n और ये n वापस जुड़ गया, तो जुड़कर एक 2n कोशिका बनाएंगे। उस 2n कोशिका का क्या नाम है, युग्मनज। आगे बात समझ में। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीवन की प्रथम कोशिका का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा था, जीवन की प्रथम कोशिका का नाम बताइए। तो जीवन की प्रथम कोशिका क्या है, ये है युग्मनज। सॉरी, ये है ना बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा था, ये आप लोगों के जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है नीट का एग्जाम, उस नीट के एग्जाम में पूछा था। अभी बोर्ड में तो क्या पूछा था मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये नीट के एग्जाम में पूछा था कि मनुष्य के अंदर जीवन की कोशिका है, प्रथम कोशिका, मनुष्य के जीवन में जो प्रथम कोशिका बनती है, तो बच्चों ने कहीं ने क्या लिख दिया, शुक्राणु बनती है, कहीं ने अंडाणु लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। तो जीवन की प्रथम कोशिका क्या बनेगी, युग्मनज। तो जीवन की प्रथम कोशिका क्या नाम दिया गया है, ये बाद में नोट कराएंगे, तो इनको तो देखते हैं बाद में। तो शुक्राणु अंडाणु के संलयन की क्रिया को हम निषेचन करते हैं, और निषेचन के द्वारा जो प्रथम कोशिका बनती है, उस प्रथम कोशिका का क्या नाम है, युग्मनज नाम है, ठीक है। फिर युग्मनज की क्रिया में, फिर इस युग्मनज की क्रिया में, मतलब इस युग्मनज के अंदर विदलन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, विदलन। अब आप लोग विदलन से क्या समझोगे, विदलन का मतलब आप लोग समझोगे समसूत्री विभाजन। मतलब यहाँ पर कौन सा विभाजन प्रारंभ हो जाएगा इस युग्मनज में, जैसे ये कोशिका बन गई 2n कोशिका, ठीक है, ये 2n पूरी कोशिका है। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता तो ये 2 भागों में बट जाती और ये 2 अलग अलग कोशिका होती। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2n कोशिका है वो 2 भागों में तो बटेगी, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, और एक कोशिका जुड़ी हुई रहती है, ऐसा नहीं अलग अलग हो जाएगी। फिर ये 2 से 4 बनेगी, 8 बनेगी, 16 बनेगी, 32 बनेगी, 64 बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक शिशु का विकास हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जब विदलन का निर्माण होता है, विदलन की क्रिया होती है, किसमें विदलन की क्रिया होगी, युग्मनज में। तो जो सबसे जो पहले कोशिका बनती है, उस कोशिका को बोलते हैं हम मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद बनता है गैस्टूला, ठीक है। और गैस्टूला के बाद बनता है भ्रूण, और इस भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, फीडस। क्या बोलते हैं, फीडस कहते हैं। और फिर भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा, और विकास होने के बाद इस भ्रूण में किसकी, मतलब मादा के शरीर में कौन सी क्रिया होगी, प्रसव की क्रिया होगी, और प्रसव की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होता है। ये शिशु क्या हो सकता है, नर हो सकता है, ये शिशु क्या हो सकता है, मादा हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। 2 मिनट और रह गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में क्या हो गया, नर और मादा का जीवन काल। तो नर में तो क्या होगी, 2n कोशिका, मादा में भी क्या होगी, 2n कोशिका। तो इसमें नर में तो जनन कोशिका होती है वृषण, और मादा की जनन कोशिका होती है अंडाशय। जो वृषण है, उस वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होगा, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा। कौन से विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। शुक्राणु और जो अंडाणु है, इन दोनों का संलयन होगा। संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, निषेचन कहते हैं। निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज में क्या होता है, विदलन की क्रिया होती है। विदलन का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, और इस विदलन के द्वारा मोरूला बनेगा। मोरूला 8 से 16 कोशिका होता है, ब्लास्टूला 16 से 32 कोशिका होता है, और ये गैस्टूला 32 से लगभग 64 कोशिका होता है। जब 64 कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ से भ्रूण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। भ्रूण में बाद में प्रसव की क्रिया होगी, प्रसव से शिशु बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बता देना कमेंट्स करके। आज के लिए इतना ही है, आगे भी अभी तो और भी है इसमें, ठीक है ना। अभी और भी क्या क्वेश्चन आए थे बोर्ड में, क्या नहीं है, वो बताना है आप लोगों को, लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। अब देखो
थोड़ा सा जो हमने पढ़ा था कल उसको एक बार वापस देखो और मैं इसको आगे से वापस बताता हूँ, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं जीवन की विविधता, किसकी? मनुष्य के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। तो मनुष्य है वो किस रूप में पाया जाएगा? या तो नर के रूप में या फिर मादा के रूप में। एक तीसरा जेंडर भी होता है जिसको हम किन्नर बोलते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनके जनन के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। तो नर और जो मादा है वो दोनों ही 2n अवस्था में होते हैं। 2n अवस्था का मतलब है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र इसमें भी है, इसमें भी है। कोशिका की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक कोशिका में। तो नर 2n अवस्था में होता है, मादा भी 2n अवस्था में। तो इनका जो प्रत्येक अंग है वो भी कौन सी अवस्था में होगा? 2n अवस्था में होगा। तो नर के अंदर जो नर जनन अंग है वो क्या होता है? वृषण होता है। जो मादा है, मादा में नर जनन अंग, सॉरी, मादा में मादा जनन अंग क्या होगा? अंडाशय होगा। तो ये भी कौन सी अवस्था में होंगे? दोनों 2n अवस्था में होंगे। फिर इस वृषण की कोशिका में और अंडाशय की कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जैसे इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस वृषण के द्वारा तो किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। और इस अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शुक्राणु n बनेंगे और अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो रहा है तो अंडाणु n बनेंगे। फिर शुक्राणु अंडाणु का क्या होगा? संलयन होगा। संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं? हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के द्वारा जो जीवन की प्रथम कोशिका बनेगी उस प्रथम कोशिका का क्या नाम रहेगा? युग्मनज रहेगा, ठीक है। इस युग्मनज में कौन सी क्रिया होती है? विदलन की क्रिया। विदलन का क्या मतलब होता है? समसूत्री विभाजन होगा। जैसे समसूत्री विभाजन होगा तो विदलन के बाद बनने वाली जो प्रथम कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? मोरूला कहते हैं। मोरूला 8 से 16 कोशिकाओं का समूह होता है। वैसे अगर बुक में देखोगे तो 8 कोशिकाओं के समूह को मोरूला कहते हैं, ठीक है। ब्लास्टूला 16 से 32 कोशिकाओं का समूह होता है। बुक में देखेंगे तो हम 32 कोशिकाओं का समूह बताया गया। गैस्टूला लगभग 64 कोशिकाओं का समूह होता है। फिर इस गैस्टूला के बाद भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण के विकास, जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, गर्भाशय में रहता है, तो उस समय हम इसको क्या बोलते हैं? फीड्स कहते हैं, फीडस कहते हैं। फिर इसमें प्रसव की क्रिया होगी और प्रसव की क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रूणोद्भव, ठीक है। या एक वर्ड यो भी आ सकता है, ये भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनो। युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भवन कहते हैं। तो ये बोर्ड में 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को, केवल ये वाली विकास की क्रिया पढ़नी, ये वाला इतना वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भवन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस जो चार्ट है, इस चार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम थोड़े बहुत मैं इनके बारे में लिख देता हूँ। आगे होगी समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है। पहली परिभाषा है निषेचन, दिख रहा है ना ऊपर? अभी केवल मैं परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम निषेचन पढ़ेंगे, प्लांट में पढ़ेंगे, एनिमल में पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे, वहाँ और इसकी और डिफाइन करना है। मतलब निषेचन की खोज किसने की, निषेचन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, पादप में कौन से में हुआ, जंतुओं में कौन से में हुआ, ये बाद में बताया जाएगा। केवल अभी इस चार्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन का मतलब क्या हो गया? अब तो याद हो गया होगा, शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आगे बात समझ में? दूसरा पॉइंट है इसमें, जीवन की प्रथम कोशिका
जीवन की प्रथम कोशिका को युग्मनज कहते हैं, या फिर जीवन की प्रथम कोशिका है युग्मनज। ठीक है, फिर इसके बाद विदलन का अर्थ समसूत्री विभाजन से है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भवन कहते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भवन कहते हैं। अगला पॉइंट, जब भ्रूण गर्भाशय में होता है तो उसे फीड्स कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछो, अब सामने तो हो नहीं, सामने नहीं हो तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम ही आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं पूछूँ आप लोगों से, आप लोग बताना मुझे आंसर अगली क्लास में कि भाई सर ने जो पूछा था उनका आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन नहीं हो पूछूं कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे अगली क्लास में बताना, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं बच्चों के, लेकिन अब आप लोग बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अब देखो ये पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड, भ्रूणोद्भव हो गया, शिशु हो गया, ये आप लोगों के सामने आउटलाइन हो गई। ठीक है, दिखाई दे रहा हूँ, ये हो गया। अब ये तो इस चार्ट से संबंधित पूरी क्लास हो गई। अब जिसको भी कोई समस्या हो ना तो मुझे बता देना, और आज के लिए इतना ही है। ठीक है, रोक दो भाई।